ना मैं 2013 में मुख्यमंत्री रेस में था, ना मैं 2018 में मुख्यमंत्री रेस में था। लेकिन वही ज्योतिरादित्य सिंधिया अब क्यों भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपने कद को बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से गायब तो हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को धराशायी करने के लिए बड़े ऐलान कर देते हैं। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तो हुआ, लेकिन विजयपुर भारतीय जनता पार्टी के हाथों से खिसक गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई गंभीर आरोप लगे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सबक सिखा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह डाला कि उन्हें बुलाया जाता तो वो जरूर जाते। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना ही नहीं रुकते, बल्कि एक एक करके कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है और क्या भारतीय जनता पार्टी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगा रही है, क्या बीजेपी की गलती है या फिर सिंधिया अपने कद को बड़ा करने के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। और यही दबाव की राजनीति मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ सकती हैं। अब ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ही कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम ये चर्चा कर रहे थे, लगातार हम सिंधिया को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि बीजेपी अपमान कर रही है सिंधिया का, कभी सिंधिया पलटवार करती हुई बीजेपी पर नजर आती है। लेकिन सिंधिया के जरिए एक चेहरा उभर कर सामने आया है, नरेंद्र सिंह तोमर का, बीजेपी के नेता हैं। ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर वो भी ग्वालियर चंबल से आते हैं, सिंधिया भी ग्वालियर चंबल से आते हैं, उनका गढ़ ही कहा जाता है। तो ऐसे में अपने कद को बढ़ाने के लिए अब उनके खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया उतर रहे हैं, जो नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी माने जाते हैं। देखिए नाज़मीन, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि सिंधिया 3-4 साल पहले ही कांग्रेस पार्टी से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में जो उनके अब तक खिलाफ रहे हैं वो एकदम से उनके दोस्त नहीं बन सकते। और नरेंद्र सिंह तोमर जिस तरह के कह सकते हैं कि एटीट्यूड में है, जिस तरह की चीज़ों को पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सिंधिया जो है वो नाराज़ दिखाई पड़ते हैं। सिंधिया जो है वो खफा नजर आते हैं। और यही जाहिर बात है कि इतना बड़ा नाम, वो इतना बड़ा कह सकते हैं कद रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो एकदम से अगर बीजेपी के नेता उनको दरकिनार करेंगे तो तकलीफ होती हुई नजर आएगी। और नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में लगातार ये बात देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा कि रामनिवास रावत जो विजयपुर चुनाव में लड़ते हैं और सिंधिया उनके ग्रुप के माने जाते थे उस समय तक, तो सिंधिया कहते हैं कि भाई आइए बीजेपी में आप शामिल हो जाते, कहते हैं नहीं मैं कांग्रेस पार्टी में ठीक हूं। लेकिन जब नरेंद्र सिंह तोमर उनसे कहते हैं कि नहीं आप बीजेपी में आइए, तुरंत आकर वो शामिल हो जाते हैं। यहीं से कहीं ना कहीं सिंधिया का जो ईगो है वो हर्ट हो जाता है। और यहां से जो वो प्रचार प्रसार का जो कह सकते हैं कि बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि भाई आप विजयपुर में चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं आए, वो कहते हैं मुझे बुलाया नहीं गया तो मैं गया भी नहीं। लेकिन अब जो लगातार नरेंद्र सिंह तोमर वर्सेस सिंधिया का मुकाबला देखने को मिल रहा है, और चूंकि एक क्षेत्र से आते हैं इसलिए ये मुकाबला और ज़्यादा कड़ा होता चला जा रहा है। क्योंकि बीजेपी के अंदर, जैसा मैंने पहले कहा, कि अभी सिंधिया को अपना अस्तित्व बनाना है। अभी 3-4 साल उनको आए हुए हैं। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत पुराने साथी हैं बीजेपी के, और जिस तरह की उनकी एक्टिविटी है, कई लोग ये भी मानकर चलते हैं कि जब मौका मिलेगा सिंधिया को वापस कांग्रेस पार्टी में जाते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अभी भी आप देखिए लाख बीजेपी के अंदर आ गए हैं, वो लाख बीजेपी के साथ चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक बार भी वो अपने मुंह से कह सकते हैं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के खिलाफ एक शब्द बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। तो ये तमाम चीजें बताती हैं, इस तरफ इशारा करती है कि क्या वास्तव में जो सिंधिया है वो पूरी तरीके से अभी भाजपाई नहीं हुए हैं, कहीं कोई कोर कसर बाकी रह गई है। और जिस तरह की विचारधारा से वो आ रहे थे, उसकी विचारधारा भी आप देखिए, कभी भी वो हिंदू मुस्लिम को लेकर बयानबाजी नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लगातार बीजेपी के नेता करते हुए नजर आते हैं। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम हेमंत बिश्वा शर्मा की बात करें, या फिर हम जो है देवेंद्र फडणवीस की बात करें, जो हिंदू मुस्लिम के बिना शायद उनका दिन गुजरता नहीं है। वहीं सिंधिया की बात करें, सिंधिया को आए हुए 4-5 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो बीजेपी के रंग में पूरी तरह रगे हुए नहीं है। इसीलिए हो सकता है बीजेपी के नेता अब तक इस बात को लेकर कहीं ना कंफ्यूज हों कि भाई सिंधिया बीजेपी में तो हैं, लेकिन बीजेपी में होकर भी बीजेपी के नहीं है। इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर जो है एक अलग तरह का माहौल उनके खिलाफ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा तनातनी का माहौल रहा तो सिंधिया की वापसी कांग्रेस पार्टी में एक कह सकते हैं होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि किसी भी शख्स के खिलाफ अगर इस तरह से आप षड्यंत्र बनाओगे, इस तरह से उसको दरकिनार करोगे, तो जाहिर बात है कि वो फिर पलटवार करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि सिंधिया कोई छोटे मोटे परिवार से नहीं आते हैं, जो राजनीति के उनका घराना है वो मजबूत रहा है।
उनके पिता कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत नेताओं में से एक रहे, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर अगर उनके खिलाफ माहौल बनाया गया तो फिर बीजेपी को इसका अंजाम कह सकते हैं बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। सर, नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर एक और ही मामला सामने आ जाता है जब हम ये देखते हैं कि ग्वालियर में शिवाजी राव सिंधिया की जो मूर्ति है, एक तरीके से उद्घाटन समारोह था, एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम के लिए कुछ पोस्टर लगाए गए थे और पोस्टर के जरिए हम ये देख रहे हैं कि जो ग्वालियर से सांसद हैं भारत सिंह कुशवाहा, उनका ही नाम उसमें शामिल नहीं होता है और ये भी चर्चाएं होती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इसकी बड़ी वजह है क्योंकि वो नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी माने जाते हैं। जाहिर सी बात है। और देखिए भगत सिंह कुशवाहा जिस तरह का नाम निकलकर सामने आता है, वहाँ के सांसद है और जाहिर बात है कि उनका नाम इसमें आना चाहिए था, लेकिन उनका नाम नहीं आना आपने सही कहा, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े करीबी माने जाते हैं और नरेंद्र सिंह तोमर को सबक सिखाने के लिए हो सकता है उनका नाम इस लिस्ट में ना हो, क्योंकि ये माता जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादाजी हैं। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर सिंधिया का जो प्रभाव है वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि जिसको वो चाहेंगे और जैसा वो चाहेंगे उस तरह का ट्रीटमेंट करते हुए नजर आएंगे, भले ही वो उनकी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो, लेकिन अगर उनकी उससे नहीं बनती है तो वो हर एक मौके पर कहीं ना कहीं उसके खिलाफ पूरा माहौल क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। और देखिए सिंधिया को लेकर जिस तरह से अभी बीजेपी के तमाम नेता, चाहे हम भगवान दास की बात करें और तमाम नेताओं की बात करें, जिस तरह की बात कहते हुए नजर आते हैं, उससे ये समझ में आता है कि सिंधिया के खिलाफ कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कह सकते हैं छुट भैया नेता भी हैं, वो एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में अगर सिंधिया के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है नाज़मीन, क्योंकि बीजेपी बड़े उत्साह में है कि भाई हमने 29 की 29 सीटें लोकसभा की जीत ली, इसके अलावा 170 के आसपास विधान जीती। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं बताते हैं कि भाई अगर जो सिंधिया के बिना भी हम जीत सकते हैं क्या, हम सिंधिया के बिना भी चल सकते हैं क्या, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो वास्तव में आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के अंदर एक बड़ी फूट पड़ सकती है, क्योंकि सिंधिया के नाम के बिना आप विजयपुर चुनाव नहीं जीत पाए, बुधनी में भी आप जैसे तैसे चुनाव जीत पाए, तो ये कहीं ना कहीं सिंधिया का प्रभाव है जो बारंबार नजर आता है कि भाई अगर वो बीजेपी के अंदर है तभी आप इतनी कंफर्टेबल तरीके से जीत दर्ज कर पा रहे हो। और यह आंकड़ा तो ये भी बताता है कि अगर सिंधिया इन 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ होते तो यहाँ जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की बनती हुई नजर आती, तो इतना बड़ा प्रभाव रखते हैं। वहीं बीजेपी के कुछ नेता जो है जो जानबूझकर उनके खिलाफ एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं या बयानबाजी करना चाहते हैं, उसी का पलटवार है जो भगत कुशवाहा जो है जो सांसद है वहां के, उनको उन्होंने नहीं बुलाया है। और ये अपने आप में बताता है कि जो भी सिंधिया के खिलाफ जाएगा या सिंधिया के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास करेगा, भले ही वो बीजेपी का कितना भी कद्दावर नेता हो, सिंधिया उसको सबक सिखाना चाहेंगे। इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर से सिंधिया की बिल्कुल नहीं बन रही है। और दोनों का जैसा आपने जिक्र भी शुरू में किया कि दोनों एक जगह से आते हैं, तो ये जो पॉलिटिकल दुश्मनी होगी ये आपकी नहीं, एक ज़माने की कह सकते हैं दुश्मनी रही है। और इसीलिए अभी भी नरेंद्र सिंह तोमर शायद सिंधिया का बीजेपी में आना पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए पूरे का पूरा माहौल है वो उनके खिलाफ बनाते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ से सिंधिया किस तरह का पलटवार करते हुए नजर आएंगे, किस तरह के आने वाले दिनों में बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कई बार आप देख रहे हैं पत्रकार उनसे बारंबार इस तरह के सवाल पूछते हैं लेकिन वो टाल जाते हैं कि मैं बयानों के ऊपर बयान नहीं देता। लेकिन अब शायद वो वक्त आ रहा है धीरे धीरे, जबकि आप देख रहे हैं कि लड़ाई जो है वो बड़े लेवल पर जा रही है। तमाम नेता तो होते हैं लेकिन उस क्षेत्र के सांसद नहीं होते जिनका होना जरूरी हो जाता, क्योंकि बीजेपी से आते हैं, अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी से आते हैं तो एक बार के लिए आप कह सकते हैं चलिए नहीं बुलाया, लेकिन अगर बीजेपी से है और अगर वो इस कार्यक्रम में उनका नाम नहीं है तो ये लड़ाई मुझे लगता है बढ़ती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव का नाम देखा जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम बड़े बड़े अक्षरों में देखा जाता है, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का भी नाम होता है, लेकिन वहाँ के सांसद का ही नाम नहीं होता है, तो बड़े ताज्जुब की बात होती है। लेकिन सर एक आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा कि मोहन सिंह यादव को लेकर अगर हम चर्चा करें तो एक साल पूरे हो जाते हैं, क्योंकि दिसंबर की 13 तारीख को ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो एक साल पूरा हो जाता है। और तोमर वर्सेस हम सिंधिया देख रहे हैं और इसके अलावा भी हम कई ऐसी वजह देख रहे हैं, जैसे कि खुद मोहन सिंह यादव ने भरे मन से ये कहा कि लाडली बहना योजना चल तो रही है लेकिन लोड सरकार पर बहुत पड़ रहा है। तो क्या लगता है कि एक साल अभी हुआ ही है और लाडली बहना योजना उन पर भारी पड़ रही है, तो किस तरीके का माहौल मध्य प्रदेश? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है कि शिवराज सिंह चौहान ने इसी बात को लेकर बारंबार कहा कि भाई मैं लाडला भाई हूँ, मेरे लिए ये काफ़ी, लेकिन मोहन यादव जिस तरह से इस शब्द से असहज महसूस कर रहे हैं, और देखिए ये बात कांग्रेस पार्टी ने भी कही, ये बात तमाम लोगों ने भी कही, किसान अभी भी असंतोष में कह सकते हैं दिखाई पड़ते हैं। कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं मध्य प्रदेश में जो लगातार
लगातार मोहन यादव के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एक साल पूरा तो उन्होंने किया है, बेशक पूरा किया है, लेकिन इन एक साल के अंदर जिस तरह की चीज़ें हुई हैं वो अपने आप में कई तरह की चीज़ों को बयां करती हैं कि क्या मोहन यादव उतने प्रभावशाली मुख्यमंत्री नहीं है। जीतू पटवारी हो या और तमाम कांग्रेस लीडर्स हो, लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं। और अगर बीजेपी नेताओं की भी बात करें तो उतना प्रभाव नजर नहीं आता या उतना समर्थन में खड़े नहीं होते जिस तरह से कह सकते हैं कि उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि मोहन यादव कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थे, अचानक से निकल कर आते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो जो बड़े लीडर्स हैं वो भी उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से हटाकर केंद्र में लाया गया है, उसके बाद मध्य प्रदेश में ऐसा लगा कि मोहन यादव अपना प्रभाव जमा लेंगे। लेकिन अगर हम पूरे माहौल पे गौर करें नाज़मीन, तो ऐसा लगता नहीं कि मोहन यादव कोई बहुत प्रभावशाली तरीके से सरकार चला पा रहे हो। कई तरह के आरोप उनके ऊपर लगे, कई तरह की चीज़ें उनके ऊपर लगी। आपने देखा कि हरदा में जिस तरह से विस्फोट हुआ उसको लेकर उनके ऊपर सवाल उठे। इसके अलावा कई बच्चियों के बाहर कह सकते हैं कि जो संस्था है उससे बाहर जाने की खबरें लगातार आई। तो इस तरह के तमाम सारे मुद्दे ऐसे रहे जो उनके ऊपर इसके सवाल उठे, क्योंकि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी उनके ऊपर, लेकिन उसको सुचारू तरीके से नहीं चला पाना कहीं ना कहीं उनकी एक नाकामी साबित हो रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सवाल करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि एक तरफ एक साल पूरे हो जाते हैं, दूसरी तरफ तोमर वर्सेस सिंधिया हम देख रहे हैं, और बात करें तो ताकत की लड़ाई मध्य प्रदेश में अब देखने को मिल रही है। क्या इसी लड़ाई में मोहन सरकार पर क्या गाज गिरती हुई नजर आ सकती है? क्या सिंधिया कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से सिंधिया का अपमान, वहीं सिंधिया जवाब देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या कुछ घटता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।